अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव आज हम देखते हैं वो सिर्फ आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, दशकों पुरानी। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। 1957 में अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा था। सोचिए, एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत। और आज वही अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए जंग तक की धमकी देता है। मतलब एक वक्त था जब अमेरिका खुद ईरान के परमाणु विकास में मदद कर रहा था, उन्हें टेक्नोलॉजी दे रहा था, उनके साइंटिस्ट्स को ट्रेनिंग दे रहा था। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? ये दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, आज जो हो रहा है उससे समझने के लिए हमें 1950s के दशक में लौटना होगा, उस एक घटना की तरफ जिसने दशकों तक चलने वाले अविश्वास के बीज बो दिए थे। तो कहानी शुरू होती है 1951 में। ईरान के एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री थे मोसादेक। उन्होंने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। मतलब अब ईरान का तेल ईरान के लोगों का होगा। उसका फायदा ब्रिटिश कंपनियों को नहीं बल्कि ईरान को मिलेगा। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को जरा भी रास नहीं आई। फिर क्या था? ब्रिटेन की MI6 और अमेरिका की CIA दोनों ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन एजेक्स। नतीजा, मोसादेक को सत्ता से हटाकर जेल में डाल दिया गया और उनकी जगह अमेरिका के वफादार शाह को गद्दी पर बिठा दिया गया। और बस ईरान के तेल और उसकी विदेश नीति पर फिर से पश्चिम का कंट्रोल हो गया। अब ये घटना ईरान के लोगों के ज़हन में एक जख्म की तरह बैठ गई। उन्होंने देखा कि कैसे अमेरिका ने उनकी चुनी हुई सरकार को गिराकर एक कठपुतली शासक बिठा दिया। और यहीं से वो गहरी अमेरिकी विरोधी भावना पैदा हुई जो आज तक मौजूद है। शाह को बस एक अमेरिकी मोहरे की तरह देखा जाने लगा। ठीक है, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल था 1970 का दशक। दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आने वाला था। एक ऐसा बदलाव जिसने पावर के सारे समीकरण बदल दिए और मिडिल ईस्ट को इस खेल के बिल्कुल सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, 1971 से पहले तक अमेरिकी डॉलर की ताकत सोने से जुड़ी थी। मतलब कोई भी देश अपने डॉलर के बदले अमेरिका से सोना ले सकता था। लेकिन फिर 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट निक्सन ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। इसे ही निक्सन शॉक कहते हैं। अब डॉलर के पीछे सोने की गारंटी नहीं थी। जाहिर है, दुनिया का डॉलर पर से भरोसा डगमगाने लगा। अमेरिका को अब अपनी करेंसी को दुनिया की नंबर 1 करेंसी बनाए रखने के लिए किसी बहुत मजबूत चीज की जरूरत थी। और वो नई चीज थी तेल। जी हाँ, काला सोना। अमेरिका ने 1974 में सऊदी अरब के साथ एक डील की। एक ऐसी डील जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल दिया। डील ये थी कि सऊदी अरब के नेतृत्व में तेल पैदा करने वाले देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। इसी सिस्टम को हम आज पेट्रो डॉलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब ये सिस्टम काम कैसे करता है, ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, दुनिया में किसी को भी तेल चाहिए तो उसे पहले क्या खरीदना होगा? अमेरिकी डॉलर। इससे डॉलर की डिमांड हमेशा परमानेंट बनी रहती है। फिर तेल बेचने वाले देशों के पास डॉलर का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं को पेट्रो डॉलर कहते हैं। और ये देश इन डॉलर्स को वापस अमेरिकी इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर देते हैं। इसी पैसे से अमेरिका अपनी मिलिट्री को और ताकतवर बनाता है और फिर उसी मिलिट्री से अपने तेल बेचने वाले सहयोगियों को सुरक्षा की गारंटी देता है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप जो कभी खत्म नहीं होता। और इसी ने अमेरिकी आर्थिक और सैन्य ताकत को एक साथ जोड़ दिया है। तो अमेरिका ने ये जो नया मजबूत सिस्टम बनाया था, अब उसे अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। साल 1979 ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है। अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी शाह को उखाड़ फेंका जाता है और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। एक झटके में ईरान अमेरिका के सबसे खास दोस्त से उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और ये सिर्फ ईरान के अंदर का बदलाव नहीं था। आयतुल्लाह खुमैनी का इरादा साफ था। उन्होंने कहा कि ये क्रांति सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगी, हम इसे पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाएंगे। उन्होंने सऊदी अरब के शासकों को अमेरिका की भ्रष्ट कठपुतलियां तक कह डाला। ये पेट्रोडॉलर सिस्टम की नींव पर सीधा हमला था। तो इस वैचारिक टकराव ने एक ऐसे छद्म युद्ध, एक शैडो वॉर को जन्म दिया जो दशकों तक चला,
जिसमें प्रतिबंध, साजिशें और प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल हुआ। चलिए देखते हैं कैसे। इसके बाद की कहानी टकरावों से भरी है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ तो अमेरिका ने सद्दाम हुसैन का साथ दिया, जिससे ईरान का अमेरिका पर अविश्वास और गहरा गया। फिर 2002 में ईरान का खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के सामने आ गया। 2010 में स्टक्सनेट नाम के एक अमेरिकी इजरायली साइबर अटैक ने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया। फिर 2015 में एक न्यूक्लियर डील हुई, लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2018 में अमेरिका उस डील से भी बाहर हो गया और ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए। मतलब ये खींचतान चलती ही रही। अब ईरान को ये बात समझ आ गई थी कि वो सीधे सीधे अमेरिका से नहीं लड़ सकता, तो उसने एक अलग रणनीति अपनाई जिसे कहते हैं फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी। इसका मतलब था लड़ाई को अपनी जमीन से दूर रखना, और इसके लिए उसने अपने जैसे विचार वाले क्षेत्रीय समूहों, जिन्हें हम प्रॉक्सी ग्रुप्स कहते हैं, उनका समर्थन करना शुरू कर दिया, ताकि वो अमेरिकी और इजरायली दबाव का मुकाबला परोक्ष रूप से कर सकें। और यही बात हमें आज के दौर में लाती है। आज ईरान के हाथ में एक ऐसा पत्ता है जिससे वो उसी पेट्रो-डॉलर सिस्टम की दुखती रग पर हाथ रख सकता है जिसका वो शुरू से विरोध करता आया है। 20% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत अहम संख्या है, और इसकी वजह अभी पता चलेगी। ये 20% दुनिया की रोजाना की तेल सप्लाई का वो हिस्सा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है और इसके एक तरफ ईरान है। मतलब ईरान जब चाहे इस रास्ते को बंद कर सकता है, और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल का बहाव रुकेगा और पूरी पेट्रो-डॉलर प्रणाली, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का सिस्टम हिल जाएगा। ये ईरान का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। इसे कहते हैं असम्मित युद्ध या एसिमेट्रिक वॉरफेयर। देखिए, एक ईरानी ड्रोन की कीमत लगभग $20,000 है और उसे मार गिराने वाली एक अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल की कीमत $40 लाख। सोचिए, ईरान कितने कम खर्च में एक सुपर पावर को कितना ज्यादा आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान का निशाना सीधे अमेरिका नहीं, बल्कि खाड़ी में उसके सहयोगी देश होते हैं, और वो उनकी सबसे कमज़ोर नब्ज पर हमला करता है, जैसे कि उनके पानी बनाने वाले प्लांट्स पर, जिससे वहाँ पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाए, या उनके खाने के आयात को रोककर जो 90% समंदर के रास्ते आता है, या फिर समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाकर, जिससे ग्लोबल डेटा और बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ सकता है। और इतने सालों के प्रतिबंधों और दबाव के बाद भी आज ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक उसका ब्रेकआउट टाइम सिर्फ 12 दिन का है। मतलब अगर वो चाहे तो सिर्फ 12 दिन में एक परमाणु बम बनाने के लिए ज़रूरी यूरेनियम तैयार कर सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इस पूरे खेल के सारे नियम बदल देती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब कोई देश बिना एक भी जंग जीते सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज दबाकर सबको परेशान कर सकता है, तो फिर ताकत का असली मतलब क्या है? क्या ये फौजी ताकत है या फिर आर्थिक कंट्रोल? ये सोचने वाली बात है।